Hi nurses, I'm Navkiran this side. My specialty obstetrics and gynecology from PGI MER चंडीगढ़। लेकिन आज ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि आज जो टॉपिक टीच करने वाली हूँ वो मैटरनिटी, मतलब आप ये लगा लो कि पूरी की पूरी मैटरनिटी आज इस 20-25 मिनट की वीडियो में हम लोग स्क्वीज़ कर देंगे आप लोगों के लिए। बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में मैं पूरी की पूरी मैटरनिटी इस वीडियो में ला के रख दूंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ ना मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो आज मैटरनिटी की ब्यूटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत मतलब शुरू से शुरू करते हैं। हमारे एग्ज़ाम में एक चीज़ बहुत कॉमनली मैटरनिटी में से आती है और उसको हम लोग बोलते हैं नेग्लिस रूल। अब ये नेग्लिस रूल क्या बोलता है? नेग्लिस रूल हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करने के लिए। और ये कैसे पता करी जाती है? अब लेट अस सपोज आपका पेशेंट कोई भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो उसका होता है LMP, उसकी डेट बता देता है। ठीक है, लेट अस सपोज के 8 नवंबर 2024 उसकी LMP थी। तो अब हमने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 में 7 डेज एंड 9 मंथ्स ऐड कर देंगे। तो 8 में 7 डेज ऐड करें तो 15 बन गया। और इसमें अगर आप 9 मंथ्स ऐड करेंगे तो अगस्त तक बात आएंगी। नवंबर में 9 मंथ्स अगर ऐड कर दिए तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बनी 15th of August 2025। सो दिस इज हाउ सिंपल नेग्लिस रूल वर्क फॉर यू। तो ये आपके एग्जाम में हो सकता है और अब से आप लेंगे सिर्फ 2 सेकंड इसको आंसर करने के लिए। उसके बाद हम लोग काफ़ी बारी एग्जाम्स में देखते हैं कि फंडल हाइट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, फंडल हाइट हम लोग देखते हैं इसलिए क्योंकि ये हमें बता सकती है अबाउट द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। कितना जेस्टेशनल पीरियड जो है वो चल रहा है। और वो कैसे पता चलेगा? जितनी फंडल हाइट होती है उसमें +2 या -2 कर दीजिए, उतने वीक्स की प्रेगनेंसी चल रही है। वैसे फंडल हाइट के कुछ माइलस्टोन्स भी होते हैं, जैसे कि इफ़ द यूट्रस इज बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्प्सिस प्यूबिस तो वो 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस वो इंडिकेट करता है 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड द यूट्रस विल बी एट इट्स मैक्सिमम हाइट एट 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एट द लेवल ऑफ जीफी स्टर्नम। तो कई बार ऐसे माइलस्टोन्स भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। और आपके एग्जाम में आप प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी को भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जो कि तीनों के तीनों इंडिकेट करते हैं कि कब एक ऑब्स्टेट्रिशियन को पता चलेगा कि कोई लेडी वाकई प्रेग्नेंट है या नहीं। इसके साथ साथ हमारे एग्जाम में फीटल हार्ट रेट की भी बहुत ज़्यादा बात होती है। कई बार आपको ग्राफ्स देके या सीधा ही कोई क्वेश्चन जो है वो थ्रो कर सकते हैं ऑन द फीटल हार्ट रेट, जैसे कि अर्ली डेसेलरेशंस, एसेलरेशंस, लेट डेसेलरेशन, वेरिएबल डेसेलरेशन। तो आप लोगों को शॉर्ट में एक चीज़ बताती हूँ, अर्ली डेसेलरेशंस होगी या एसेलरेशंस होगी, ये हमेशा पॉजिटिव साइंस ही होता है, ये नेगेटिव साइन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लेट डेसेलरेशंस की या वेरिएबल डेसेलरेशंस की, तो वो हमेशा ही एबनॉर्मल होता है। अगर आपको वेरिएबल डेसेलरेशन, लेट डेसेलरेशन सीखनी है तो आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल इस चीज़ में एक्सपर्ट बना देती हूँ। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में फीटल स्टेशन की भी बात हो सकती है। देखिए, फीटल स्टेशन का मतलब ये होता है कि फीटस हेड जो है वो पेल्विस में कितना नीचे जो है वो डिसेंड कर रहा है। एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन जब हेड होता है फीटस का तो वो 0 स्टेशन होता है। अब उससे नीचे जितना भी हेड आता जाएगा वो प्लस में स्टेशन होता जाएगा, +1 +2 +3 +4। अगर इस्चियल स्पाइन 0 लेवल पे है तो उसके अबव अगर हेड होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव स्टेशन बोलेंगे, -1 -2 -3, राइट? इट्स लाइक दैट। तो ये हमें काम आएगा बिशप स्कोरिंग के केस में। तो वहाँ पे आपको स्टेशन की भी बात करनी होती है, इफेसमेंट की भी बात करनी होती है, डायलिटेशन की भी बात करनी होती है। यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। इसके साथ साथ आपको अपने एग्जाम में बहुत सारी रिस्क कंडीशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसीज आ सकती हैं, जैसे कि अबॉर्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है और इसकी डेफिनेशन भी तो यही कहती है ना कि बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आप नॉर्मोग्लाइसेमिक थे, लेकिन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एकदम से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है। अब इसके रीजंस जो हैं वो तो मैं इतनी डिटेल में अभी नहीं बता सकती, लेकिन
इसका जो डायग्नोसिस होता है वो हम 3 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके पता करते हैं। और ये OGTT हम लोग कौन से वीक्स में करते हैं? जी हाँ, 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में इसको करते हैं। अब जो भी डायबिटीज़ वाली मदर होती है उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस होती हैं, कई बार इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस नहीं देते हैं, क्योंकि इससे फीटल मालफॉर्मेशंस का खतरा बढ़ता है। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में इक्लैम्शिया और प्री क्लैम्शिया भी आ सकता है। ज़्यादातर प्री क्लैम्शिया ही आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री क्लैम्शिया में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, एडेमा, और अगर इसमें सीजर भी जोड़ दिया जाए तो इक्लैम्शिया बन जाता है। अब इक्लैम्शिया के केस में आपको मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन देना होगा और इसका एंटीडोट हमेशा बेड साइड रेडी रखना होगा, विच इज़ कैल्शियम ग्लूकोनेट। आपको एग्जाम में मैग्नीशियम सल्फेट जिसकी थेराप्यूटिक डोज होती है 4 to 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, उसका रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड ब्लड प्रेशर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्लैम्शिया वाले पेशेंट में सीजर प्रिकॉशंस क्या लेंगे। इसके साथ साथ आपको ग्रेविडा और पैरिटी के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखिए, ग्रेविडा, कोई भी वुमेन जो प्रेग्नेंट है उसको हम लोग ग्रेविडा बोलते हैं। एक दिन की प्रेगनेंसी भी ग्रेविडा हो सकती है। लेकिन पैरिटी का मतलब ये होता है कोई भी प्रेगनेंसी जो 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के अबव जाती है उसको हम लोग पैरिटी में काउंट करते हैं। 20 वीक से नीचे की प्रेगनेंसी को हम लोग पैरिटी में काउंट नहीं करते हैं। 20 वीक्स के अबव प्रेगनेंसी को हम लोग पैरिटी में काउंट करते हैं। तो ये एक जनरल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि कंडीशंस आती हैं, रिस्क कंडीशंस आती हैं। रिस्क कंडीशंस के साथ साथ कई बारी या एक दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जैक्टली रिस्क कंडीशन में नहीं है, बट डिसीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आ सकती हैं और कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी आ सकती हैं जो कि लेबर के आउटकम को इफेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे पास एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया जैसी कंडीशन आती है। अब बहुत बार मैंने एनक्लेक्स आरएन में प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा का डिफरेंस आता हुआ देखा है कि डिफरेंस बिटवीन पे बहुत सारी केस स्टडीज या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया की अगर बात करें तो मिसप्लेस्ड प्लेसेंटा है जो कि एक्चुअली फंडस पे या बॉडी, अपर बॉडी ऑफ द यूट्रस पे होना चाहिए, तो वो सर्विक्स के पास प्लेस्ड है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोल देते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस होगा। मदर रात को उठेगी, देखेगी बेड के ऊपर बहुत सारा ब्लड है और ये फीटल ब्लड ही होता है, तो मदर को इतना इम्पैक्ट इससे पड़ता नहीं, लेकिन फीटस की डेथ हो सकती है। अगर वही हम एब्रप्शियो प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा का जो पोजीशन है दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन प्लेसेंटा ड्यू टू सम रीजन इन प्रेगनेंसी वो अपनी जगह से उखड़ना शुरू हो गया। अब प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह से सेपरेट होना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। अब यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस एब्रप्शियो और प्लेसेंटा प्रीविया के बीच में आता है। प्लेसेंटा प्रीविया में जितनी भी ब्लीडिंग होती है वो आउटसाइड दिख जाएगी आपको, लेकिन एब्रप्शियो प्लेसेंटा 3 तरह का होता है, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। अब ये कंसील्ड जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज ऑफ 3 टाइप्स, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा जो कंसील्ड होगा इसमें इंटरनली ब्लीडिंग होती है और यूजुअली मदर और फीटस दोनों की डेथ हो जाती है, बिकॉज हमें टाइम पे पता ही नहीं चलता कि इंटरनल ब्लीड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जो मिक्स्ड होता है उसमें थोड़ी ब्लीडिंग बाहर आ रही है लेकिन काफ़ी सारी अंदर भी हो रही है, और जो रिवील्ड होता है उसमें सारी की सारी ब्लीडिंग बाहर ही आ रही है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में कभी भी पीवी नहीं करते हैं, परवेजाइनल जो असेसमेंट है पेशेंट की, दैट इज नॉट बीइंग डन, एंड इन द केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर आपके पेशेंट को एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, आप देखेंगे एब्डोमेन जो है वो डिस्कलर्ड हो जाएगा, यूट्रस विल बी वेरी टेंडर टू टच एंड द हाइट विल बी मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम आएंगे, प्लस मदर शॉक में भी जाएगी। जबकि प्लेसेंटा प्रीविया में जो यूट्रस की हाइट होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन ओनली, यूट्रस इज नॉन टेंडर टू टच। एक और डिफरेंस होता है, जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा में ब्लीडिंग आती है वो काफ़ी डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग आती है विच इज़ मिक्सड विद एमनियोटिक फ्लूइड में भी, और जो प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी फ्रेश ब्लड जो है वो आएगा। प्लेसेंटा प्रीविया हो चाहे एब्रप्शियो प्लेसेंटा हो, हमें इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को डिलीवर करना पड़ता है
और पोस्टमार्टम पीरियड में मदर को पीपीएच के लिए ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एनक्लेक्स आरएन में आ सकती हैं, और वो हैं पोस्टमार्टम हेमरेज, जिस पे अक्सर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बात याद रखिए, कभी भी किसी की एनवीडी होती है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, तो अगर 500 ml से ज़्यादा का ब्लड लॉस पेशेंट को होता है पोस्टमार्टम पीरियड में, तो उसको पीपीएच में कंसीडर किया जाता है, जबकि सिजेरियन सेक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1000 ml। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, अगर मदर एनीमिक है तो उस केस में इवन 200 ml प्लस 250 ml प्लस ब्लड लॉस इज कंसिडर्ड एज अ पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम में याद रखने के लिए। बहुत बार हम लोग एक वर्ड देखते हैं बॉगी यूट्रस, बॉगी यूट्रस। अब ये बॉगी यूट्रस का मतलब क्या होता है? बॉगी यूट्रस का मतलब है सॉफ्ट यूट्रस। अगर आप पोस्टमार्टम पीरियड में यूट्रस को पाल्पेट कर रहे हैं तो आपको वो कभी भी सॉफ्ट पाल्पेट नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग बॉगी बोलते हैं, राइट। तो वो कैसा होना चाहिए, मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलती हूँ कि अपना फोरहेड टच करो। जो यूट्रस है पोस्टमार्टम पीरियड में इतना हार्ड होना चाहिए, फिर अपनी चीक जो है उसको टच करो। अगर यूट्रस आपकी चीक के जितना सॉफ्ट है, यू शुड स्टार्ट मसाजिंग द यूट्रस। इमीडिएटली हम लोग यूट्राइन मसाज शुरू करते हैं। अगर हमारी मसाज करने के बाद भी यूट्रस हार्ड नहीं हो रहा, देन वी शुड लुक फॉर समथिंग एल्स। कहीं प्लेसेंटल बिट्स तो रिटेन्ड नहीं है, राइट, कहीं कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जिसकी वजह से यूट्रस नीचे ही नहीं जा रहा, एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। हो सकता है उसको ऑक्सीटोसिन देना पड़े, या हो सकता है कि उसको मिथर्जिन या कोई और ड्रग देनी पड़े यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है, हमें अपने पेशेंट को पेरिनियल लेसरेशन की ब्लीड के लिए भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हमारे पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है। और कभी भी आपने यूट्रस को पल्पेट करना है तो पेशेंट का ब्लैडर पहले एम्प्टी करवाएं एंड मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर वार्म। आप कभी भी कोल्ड हैंड से पेशेंट का एब्डोमेन टच ना करें, राइट। और पेशेंट को कभी भी हम लोगों ने पैड देना है तो पहले पैड का हम लोग वजन जरूर करते हैं, अनयूज्ड पैड का। उसके बाद पेशेंट से यूज्ड पैड लेके उसका वजन करते हैं, अनयूज्ड पैड को यूज्ड पैड में से माइनस करते हैं इन दोनों के वजन को, और फिर जितना भी ग्राम में हमारे पास वजन आता है इट इज इक्वल टू द ml ऑफ ब्लड लॉस, एंड इफ इट इज मोर देन 500 ml यू शुड इन्फॉर्म द डॉक्टर। और इसके साथ साथ जो फंडस है वो डेविएटेड नहीं होना चाहिए। अगर फंडस डेविएटेड है तो उसका मतलब है पेशेंट का ब्लैडर फुल है, यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, सो यू हैव टू लुक फॉर दैट एज वेल। एंड इसके साथ साथ आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पोस्टमार्टम ब्लूज के रिलेटेड आती है वो है थेरेपी, और थेरेपी इसकी सबसे फेमस जो है दैट इज़ अ ग्रुप थेरेपी। द ग्रुप थेरेपी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर पोस्टमार्टम डिप्रेशन। और इसके अलावा ट्रू लेबर, फॉल्स लेबर, द स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, नॉर्मल रेंज जो फीटल हार्ट रेट की होती है, और पोस्टमार्टम पीरियड में मेस्टाइटिस हो जाना, पोस्टमार्टम पीरियड में सिस्टाइटिस हो जाना, फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो हम लैच एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ जो न्यू बॉर्न केयर का कॉन्सेप्ट है, जैसे अपगार स्कोरिंग होगी, न्यू बॉर्न की मैनेजमेंट होगी, सिफेल हेमेटोमा हो गया या कैपिड सक्सीडेनियम हो गया, उनमें क्या डिफरेंस है, हीट लॉस इन द न्यू बॉर्न, ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंटली आपके टेस्ट के लिए आपको पता होनी चाहिए। और जो ड्रग्स पता होनी चाहिए वो है ऑक्सीटोसिन एंड मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ साथ कभी कभी आपको बीटामिथाजोन, रोगैम और विटामिन के इंजेक्शन टू द न्यू बॉर्न पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर यूरोपियन कंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी ऐसी कंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें ठंड रहती है, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, तो इन कंट्रीज़ में रूबेला वैक्सीनेशन मस्ट होती है बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कभी भी रूबेला वैक्सीनेशन नहीं करते हैं या कोई भी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन नहीं करते हैं। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम्स में आ सकते हैं। आई होप आपके लिए मैं इतने शॉर्ट टाइम में ओबीजी को एक लेक्चर में समेट के रखने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको ये लेक्चर मज़ेदार लगा तो इस लेक्चर को शेयर भी करिए अपने क्लासमेट्स के साथ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं टू लर्न ऑब्स्टेट्रिक्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसको आप फॉलो करेंगे तो शॉर्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच नर्सेस, टेक केयर, कीप लर्निंग।